नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत। मैं हूं आंचल और हम इस कार्यक्रम के जरिए करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी बातें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले इस खास शो में इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइंस की तरफ। बात हम यहां पर करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की कि कैसे जो भारत यूरोपियन यूनियन की FTA डील अभी सील हुई है, उससे कैसे लोकल से ग्लोबल बनता हुआ नजर आएगा हिमाचल, और कैसे इस डील से फायदा मिलता नजर आएगा इन तमाम राज्यों को। क्योंकि किस तरह से जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इन राज्यों में रोजगार के नए अवसर मुहैया कराएगी ये डील। फिर बात होगी संस्कृति से लबरेज, एक ऐसे महोत्सव के बारे में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ आगे लेकर जाता है। जी, हम बात करेंगे संस्कृति से लबरेज जो मरु महोत्सव है उससे जुड़ी हुई हमारे इस खास शो में कि आखिरकार जब भारत के अलग अलग मोतियों को एक ही माला में पिरोने की बात की जाती है, कैसे हम उसे आगे लेकर जाएंगे इस मरु महोत्सव के जरिए, और कैसे ये जो महोत्सव है ये अलग अलग रंगों को पेश करता हुआ यहां नजर आएगा। और ये तमाम खबरें हम करेंगे साझा। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं हम वंदे भारत में हिमाचल से जुड़ी हुई। तो बात हो रही है यहां भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता हुआ, जिसे हम मदर ऑफ ऑल डील्स मान रहे हैं। इस ऐतिहासिक समझौते से देश की आर्थिक जो स्थिति है उसमें अभूतपूर्व मजबूती आएगी, और साथ ही साथ पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी आर्थिक रफ्तार की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता हिमाचल प्रदेश के लिए भी काफी फायदेमंद माना जा रहा है। इससे राज्य के उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में कम शुल्क पर पहुंच मिलेगी, जिससे निर्यात बढ़ेगा और छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल के लिए ये समझौता कई मायनों में खास है, जिससे हिमाचल पर इस समझौते का सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। इस समझौते से हिमाचल के हस्तशिल्प और फर्नीचर निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और हिमाचल उत्पादों की यूरोपीय बाजारों तक पहुंच आसान होगी। इस समझौते के बाद अब हिमाचल के छोटे और मध्य स्तर के उद्यमों को सीधे यूरोपीय ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप इस कदम को देश के साथ साथ हिमाचल के युवाओं और किसानों के लिए भी नए अवसरों की दिशा में सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है। इस समझौते से तकनीकी हिमाचल की हरित ऊर्जा और सतत कृषि तकनीकों को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है, जो प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के लिए लाभदायक होगा। हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 60,000 विदेशी पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश का रुख किया है, और इस नए समझौते के बाद प्रदेश का पर्यटन राजस्व बढ़ने की भी उम्मीद है। हमें एक प्लेटफॉर्म दिया हमारी गवर्नमेंट ने कि हम और भी ट्रेड अच्छा करें, टूरिज्म सेक्टर पे एनहांसमेंट होएगी और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा ये दोबारा से, जो कोविड के बाद नहीं रहा था। तो वो दोबारा से अब दुनिया के लोग सारे आएंगे हिमाचल, और हिमाचल की जो एम्प्लॉयमेंट है वो हम ज़्यादा बेटर देख सकते हैं। वहीं प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल, पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और कृषि उत्पादों के निर्यात को भी इस समझौते से बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश स्तर पर भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसका सीधा सीधा लाभ हिमाचल प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री पे आएगा। जो हमारे MSME हैं, जो फार्मा इंडस्ट्री है, उसमें से लगभग 90% इंडस्ट्री जो है वो MSME के तहत फॉल करती है। मैं ये मानता हूं कि विशेष तौर पर इसका जो लाभ है वो MSME को मिलने वाला है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी ही। और आप ये भी जानते हैं कि MSME एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया करवाता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ये समझौता एक तरफ जहां विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक प्रयास है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी प्रदेश हिमाचल की आर्थिकी के लिए भी इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं प्रियंका हिमाचल प्रदेश से। सीधा प्रियंका का रुख करते हैं। प्रियंका, जब हम बात करते हैं इस डील के सील होने की, उस लिहाज से कितना बड़ा गेम चेंजर हम इसे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के लिहाज से मान रहे हैं? हिमाचल की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल साबित होने वाला है। जो विशेषज्ञ है खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के, उनका भी ये मानना है कि इसके बाद हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया बूम मिलेगा। 4 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहने वाले हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ये समझौता ट्रिगर करने वाला है।
उसको बूम देने वाला है, खासतौर पर फार्मास्यूटिकल हब। हिमाचल प्रदेश में जो बद्दी बरूटी नालागढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फार्मा इंडस्ट्री है और यहाँ की जो दवाइयां हैं वो पहले से ही यूरोपीय देशों में निर्यात होती है। अब जब टैरिफ और शुल्क में कमी आई है तो इसके बाद जो निर्यात है वो बढ़ेगा और उम्मीद ये जता रहे उद्योगपति कि यहाँ पर अब ज्यादा फार्मा कंपनीज भी जो है वो लगेगी, जिससे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा। दूसरा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, क्योंकि जब फार्मा कंपनी को यहाँ पर आना शुरू होगी हिमाचल प्रदेश में और ज्यादा, और साथ में क्योंकि निर्यात भी बढ़ेगा तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ने से जो है लोगों युवाओं को भी रोजगार मिलने की उम्मीद है। और हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि है, पर्यटन के क्षेत्र से बेहद महत्वपूर्ण है। करीब करीब 17,000 के करीब हर वर्ष जो है विदेशी पर्यटक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पहुंचता है हिमाचल प्रदेश की सुंदरता की झलक लेने के लिए, तो उस दृष्टि से भी इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और पर्यटन जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी पर बहुत बड़ा जो है होल्ड स्टेक रहता है। उसके अलावा जो है एमएसएमई क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में है। हिमाचल प्रदेश का जो हस्तशिल्प है खासतौर पे वो विश्व पटल पर एक खास पहचान रखता है। अब शुल्क कम होने के बाद उसी हस्तशिल्प को जो है यूरोपियन बाजार में एक बड़ा मंच मिलेगा, बेहतर मंच जो है मिलेगा। उसके अलावा तकनीकी सहयोग की भी मैं यहाँ बात करना चाहूंगी। तकनीकी सहयोग की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण इस कदम को माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है सतत ऊर्जा विकास, प्रगतिशील किसान जो है वो इस ओर जो है ये कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब यूरोपीय बाजारों का जो तकनीकी तौर पर जो सामान है वो वहां पर हमारी चीजें जाएंगी, वहां से चीजें जो है हिमाचल प्रदेश में आएंगी, तो उससे तकनीकी सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसे देखा जा रहा है। और लोग इस कदम को बेहद खास तौर पे जो उद्योगपति है और पर्यटन कारोबारी हैं वो इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और प्रधानमंत्री के इस समझौते के बाद वो मास्टर स्ट्रोक केंद्र सरकार का इसे कह रहे हैं। आंचल, बिल्कुल। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से कितनी अहम इस डील को हम मान रहे हैं? आंचल, बेहद महत्वपूर्ण ये डील है, क्योंकि आम जनता जो है, आम जनता को बेहद महत्वपूर्ण और फायदेमंद रहने वाला है। जैसा कि मैंने कहा आंचल, एमएसएमई जो उद्योग है बेहद बड़ा, करीब करीब 90% हिस्सा जो है, अगर हम उद्योगों की बात करें तो 90% हिस्सा हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के एमएसएमई उद्योग में वो इन्हीं हस्तशिल्पियों और जो आपके स्वयं सहायता समूह हैं, वो सब जो लोग हैं वो एमएसएमई में फॉल करते हैं, तो उनके थ्रू जो है वो फार्मा में जाता है। तो इसकी वजह से इन सब लोगों को रोजगार और ज्यादा बढ़ेगा इन लोगों का, और ये लोग जो है अपने उत्पादों को बेहतर और वैश्विक मंच पर जब प्रेजेंट करेंगे तो उससे न केवल जो ये लोग हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, एमएसएमई उद्योग से जुड़े हैं, खासतौर पर जो लघु उद्योग है, वो जो लोग हैं उनको बेहतर मंच प्राप्त होने वाला है। जब कहते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था का जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश को जब स्ट्रॉन्ग किया जाता है तभी कहीं जाके वो अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होती है। और हिमाचल प्रदेश की जो लोग हैं, ज्यादातर लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ज्यादातर हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो वहां पर लोगों को बेहद ही लघु उद्योगों का जो है बेहद प्रचलन है हिमाचल प्रदेश में भी। इसी को देखते हुए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग एमएसएमई को बेहतर वैश्विक मंच मिलेगा तो जाहिर तौर पर आम जनता जो है वो एक बेहतर मंच पर अपने उत्पाद भेज पाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बूम मिलेगा और आम जनता हिमाचल प्रदेश की उसकी जो स्थिति है वो भी बेहतर होगी। डील को दोनों के लिए जब हम भारत की बात करते हैं और यूरोपियन यूनियन की, उस लिहाज से एक विन विन सिचुएशन माना जा रहा है कि कैसे जब इस समझौते के बाद नए रोजगार के अवसर और कई ऐसे सनराइजिंग सेक्टर्स हैं जिनमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रूपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं मरु महोत्सव से जुड़ी हुई, जहां रेत, राग और लोक संगीत का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। तो बात करते हैं जैसलमेर की, जहां 3 दिवसीय मरु महोत्सव 2026 का शुक्रवार को भव्य, ऐतिहासिक और भावनात्मक शुभारंभ हुआ। देश भर से आए लोक कलाकारों ने अपनी क्षेत्रीय वेशभूषा में लोक वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य करते हुए तमाम पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी की छटा पर्यटन रंगों से सराबोर नजर आ रही है। और इस महोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी है। इस बार फेस्टिवल की थीम है बीट्स ऑफ द थार। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। बीट्स ऑफ द धार की थीम पर मरुस्थलीय विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का शुक्रवार को भव्य शुभारंभ हुआ। प्रसिद्ध सोनार दुर्ग स्थित नगर सेठ भगवान लक्ष्मीनाथ के दरबार में विधिवत पूजा अर्चना के बाद ऐतिहासिक गडीसर सरोवर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोक कलाकारों ने मरु संस्कृति और राजस्थानी परंपराओं का अद्भुत और निराली छटा के साथ प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा में श्रृंगारित ऊंटों पर सवार रोबीले मरु, विभिन्न झांकियां, सजे धजे ऊंट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। देशी विदेशी सैलानी भी यहां बड़ी संख्या में पहुंचे और महोत्सव के अद्भुत नजारों को कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। हजारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक भी पहुँचे और स्थानीय लोग भी पहुँचे। उसके बाद सभी जो पारंपरिक प्रतियोगिताएं उनका आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग लोग विजेता भी बने और उनको यहाँ पर काफ़ी सराहना भी हुई और अभी भी काफ़ी प्राइज वगैरह ले रहे हैं। और उनको ये प्रतिष्ठित होता है अपने आप में ही कि डेजर्ट फेस्टिवल में आकर कोई विजेता बनता है। शोभा यात्रा में ऊंट गाड़ियों पर सवार पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित मिस मुमल और महिंद्रा प्रतियोगिताओं ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सैलानियों का मन मोह लिया। लोक कलाकारों ने लोक नृत्यों और लोक वाद्यों से लय ताल की धूम मचाई। मरु महोत्सव में विदेशी पर्यटकों ने जोश और खरोश के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लिया। महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बीकानेर की कुसुम पंवार ने मिस मुमल का खिताब जीता। वहीं दाढ़ी मूछों के लिए खाना छोड़कर रोजाना मक्खन से मालिश करने वाले जैसलमेर के मनीष पंवार मिस्टर डेजर्ट बने, तो मिसेस जैसलमेर प्रतियोगिता का खिताब ताज ने अपने नाम किया। वहीं साफा बांधो देशी प्रतियोगिता में शैतान सिंह विजेता रहे, जबकि विदेशी कैटेगरी में हॉलैंड के प्रतिभागी ने पहला स्थान हासिल किया। मुझ प्रतियोगिता में गोपाल सिंह को विजेता घोषित किया गया। अच्छा लग रहा है साहब, ये पल जीने के लिए बचपन का सपना था, वो आज साकार हुआ है मेरा। उसी पल को जीने की खुशी में मैं बोला भी नहीं जा रहा है। मैं तो जैसे जो अपना कल्चर छोड़ रहा है, बस मैं उसी के लिए अपना कल्चर मत छोड़ो और नेक्स्ट टाइम ऐसे ट्राई करो। मूछ तैयारी करते हुए 3 साल हो गए हैं और इस बार पहला नंबर रहा मूछ प्रतियोगिता में। बहुत बड़ी खुशी हो रही है। रेत के समंदर में सजी संस्कृति, परंपरा और विरासत की रंगीन तस्वीरें अगले 3 दिनों तक जैसलमेर को विश्व पटल पर खास पहचान दिलाएंगी। और श्रीकांत व्यास इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ सीधा जैसलमेर से। श्रीकांत, एक भारत श्रेष्ठ भारत को परिभाषित करता हुआ ये मरु महोत्सव खास तौर पर कई जो कलाकार हैं उनकी कलाओं को प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन मंच है। यहाँ राजस्थान के रेगिस्तान के जैसलमेर और यहाँ के 47 साल की ये तृतीया तिथि को जानने की पहला दिन जो कि मुमल और महिंद्रा की ट्रेन इसके आकर्षण साथ ही साथ वो भी नीचे वाले राजस्थान के ढांचे आकर्षण बने और विदेशी सैलानियों ने भी
जमकर जो है राजस्थानी छापा यानी पगड़ी बांधने के प्रयास किए और उसमें हलों के एक प्रतिभागी ने जीत भी हासिल की। वही देशी और विदेशी पर्यटकों से लगे ये आयोजन जहाँ कला संस्कृति और संगीत के साथ साथ मनोरंजन का भरपूर आनंद लोगों ने उठाया। और ये त्रिवेणी संगम था, रेगिस्तान के जहाज, ऊंट, कैमल सफारी और उसके बीच जो है वो यहाँ की राजस्थान की 8वीं राजधानी लुधरवा की वो कहानी जहाँ प्रेम और त्याग की भावना नजर आती है। उसी के साथ आज जो है वो डेजर्ट फेस्टिवल का तीसरा दिन है और विधिवत रूप से ये दूसरा दिन कहा जाता है, जहां पर ये पूरा दिन आज रेगिस्तान के जहाज ऊंट के नाम है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजस्थान की कला, संस्कृति, संगीत, यहाँ के विलुप्त होते तमाम बात तंत्र, इन तमाम चीजों को प्रिजर्व कर उसे जो है वो एग्जीबिट करने का काम जो है वो राजस्थान पर्यटन विभाग कर रहा है और कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर से लोगों को आने का और इसीलिए रंगीलो राजस्थान के अलग अलग रंगों की छटा यहाँ देखने को मिलेगी। श्रीकांत, ऐसे में इस बार की थीम किन मायनों में खास है? इस बार की जो थीम है वो कीप्स ऑफ द थार, यानी राजस्थान की राग, रस और रेत के बीच गूंजते यहाँ की लोक कलाकारों की वो मधुर आवाज जिसे सुनने के लिए 7 समुद्र पार से लोग आते हैं। हाल ही में जो है यहाँ लोक संगीत से जुड़े तमाम कार्यक्रम हुए। कल पद्मश्री के लिए सेलेक्ट हुए जो अगाराम भील है, उन्होंने अलगोजा का वादन किया था। तो वहीं जो है राजस्थान के जाए लाल मामे खान का वह इसका समापन करेंगे। विभिन्न प्रस्तुतियां दी है जो है उसका आधार है राजस्थान के रेगिस्तान और इसीलिए लोक संस्कृति को आम लोगों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा मरु महोत्सव, जिसे हम मान रहे हैं। और यहाँ पर पर्यटन और सैलानी भी जमकर इस महोत्सव का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वंदे भारत में वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी सिलसिला रहेगा जारी। जुड़े रहिए टीवी न्यूज के साथ। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत वंदे भारत में। हमारी कोशिश इस शो के जरिए होती है कि कैसे हम जो कलाएं हैं उनको वैश्विक पटल पर भारत किस तरह से पहचान दिलाता है, उन खबरों को भी आपके साथ साझा करें। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चीड़ की छाल पर एक ऐसी जीवंत कला को लेकर। तो बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की, जहां कला संस्कृति की आत्मा को अपनी कलाकृतियों में समेटने वाले धीरेन्द्र पांडे आज प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए लोकल फॉर वोकल के लिए मिसाल बन गए। वो अपनी कला के जरिए चीड़ की छाल को भी जीवंत कर रहे हैं। अल्मोड़ा के रहने वाले धीरेन्द्र पांडे की ख्याति अब प्रदेश के साथ साथ दुनिया भर में फैल रही है। उनकी कला को सराहना मिल रही है और साथ ही लोग उनकी इस कला के जरिए अपनी आजीविका और रोजगार भी कमा पा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पेपर पर कलाकारी तो हर कोई करता है, लेकिन आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे अनोखे कलाकार से जो चीड़ के पेड़ की छालों पर खूबसूरत आकृतियां बनाते हैं। चौंक गए ना? कलाकारी वो भी चीड़ के पेड़ की छालों पर। अल्मोड़ा के रहने वाले धीरेन्द्र पांडे चीड़ के छाल पर ऐसी कलाकारी करते हैं किसी का भी दिल मोहित हो जाए। उनकी बनाई आकृतियों में गजब का आकर्षण और सुंदरता होती है।
भगवान गणेश की आकृति, प्रकृति से संबंधित दृश्य, जागेश्वर मंदिर के समूह, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, नंदा देवी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अलावा ऐसी तमाम आकृतियां धीरेन्द्र पांडे बना चुके हैं। एक आकृति को बनाने में करीब 2 से 4 दिन का समय लगता है। कई सालों से मैं बगेट जो चीड़ के पेड़ की छाल है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि आपके जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया में अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, वो कुछ क्रिएटिव वर्क करें ताकि उनको कुछ आजीविका साधन मिले और कम से कम अपने घर के लिए कुछ नई चीज़ बनाएं। वैसे धीरेन्द्र पांडे एक पेशेवर इंजीनियर हैं और इंडियन पोटास लिमिटेड कंपनी से इंजीनियर पद से रिटायर हो चुके हैं। खुद तो चीड़ की छालों पर मनमोहक आकृतियां बनाते ही हैं, साथ ही स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को इसका प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे कि नई पीढ़ी के युवा भी इस कलाकारी से रूबरू हो सके और उन्हें रोजगार का एक विकल्प मिल सके। छात्र भी उनकी इस पहल का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। स्कूल में सिखाते भी हैं इनको बच्चों को, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और आजीविका का काम बच्चों को आगे को प्रोत्साहन मिलता है कि बच्चे कार्य करें। बकेट की छाल से बनाना सीखती हूँ और मैं बच्चों से भी कहती हूँ कि आर्ट बनाना सीखें और भविष्य में ये काम आता है। इसके अलावा धीरेन्द्र पांडे प्रदर्शनी लगाते हैं और युवाओं को इसे रोजगार के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी करते हैं। ऐसे कलाकारों और कला को लोकल से ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण और अनोखी पहल को नाम दिया है वोकल फॉर लोकल। आज देश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की पहचान बनाने में वोकल फॉर लोकल अहम रोल निभा रहा है। और कला से जुड़ी हुई इसी खबर पर बात करने के लिए कंचना पांडे तिवारी अल्मोड़ा से जुड़ गई हैं। कंचना, साफ तौर पर कैसे जब हम विकसित भारत 2047 के उस लक्ष्य की प्राप्ति की बात करते हैं, उस लिहाज से चीड़ की छाल पर कला को जीवंत करने का कमाल कर दिखाया इस कलाकार ने। जी मैम, यहाँ पर धीरेन्द्र पांडे जी हैं, अल्मोड़ा के तिवारा में रहते हैं। उन्होंने जो है इस चीज को बहुत जगह जगह ये प्रसारित कर रहे हैं और कई प्रकार की ये वस्तुएं बना रहे हैं। और यहाँ पर जो है इन्होंने चीड़ के पेड़ की छालों से आभूषण और मूर्तियां और बैठने की कई वस्तुएं और उनकी टहनियों से भी कई प्रकार की ये चीजें बनाई हैं, जो यहाँ के युवा अगर इसको वो करें तो ये आजीविकोपार्जन का साधन बन सकता है। यहाँ पर कई प्रकार का पलायन हो रहा है जंगलों में आग लगने के कारण। इस तरह से यह है। मैं आपको धीरेन्द्र पांडे जी से ज्यादा जानने के लिए धीरेन्द्र पांडे जी से वार्ता करवा रही हूँ। जी पांडे जी, बताइए आप किस तरह से इसको करते हैं, ये बताइए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरेन्द्र कुमार पांडे हूँ, मैं अल्मोड़ा में रहता हूँ, मोहल्ला चुनिया में। मैं करीब 5-6 सालों से चीड़ के पेड़ की छाल पर काम कर रहा हूँ और इससे मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। जैसे ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये बेटी बचाओ पर है। और ये मैंने रिसेंटली अभी माला बनाई है जो कि बच्चे इसको आराम से बना सकते हैं। और कम से कम इसमें यह है कि जो बच्चे सोशल मीडिया पर अपना टाइम खराब कर रहे हैं वो कुछ काम करें और रोजगार मिलने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा है जी, पर कहीं ना कहीं प्रयास करने की जरूरत है। और ऐसे प्रयास जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत को उस लेवल पर ले जाने की कोशिश है इन कलाकारों द्वारा, जहां पर उनकी इस कला को वैश्विक पटल पर भी पहचान मिलती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचना आपका, और उनके साथ जिस कलाकार के जरिए हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। वंदे भारत में कोशिश हमारी यही होती है कि कुछ ऐसे कहानियों को जो राज्यों से जुड़ी हुई हैं वो हम आप तक लेकर आए जो कहीं ना कहीं गुमनाम है। वंदे भारत में आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, क्योंकि कल बजट है और अगले हफ्ते भी कुछ नई कहानियों को लेकर हाजिर होंगे हम इसी मन से। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।